सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इटर्नल मूवी जो भी हाल ही में रिलीज हुई है उसको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा औसम मूवी थी। मे बी यार वो बहुत से आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि मूवी अभी तक नहीं देखे होंगे, क्योंकि इस मूवी की क्वालिटी भी अच्छी तरीके से नहीं आई है और वो मूवी थोड़ी कन्फ्यूजन टाइप की है। सो मे बी यार मैं आपको इस वीडियो के अंदर उस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मूवी को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। मेरा कहने का मतलब है वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर पहली बार मूवी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मे बी यार अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुई होगी तो आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता देना और प्लीज़ उसे इग्नोर करने की कोशिश करना। सो मे बी यार वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग नो एनी मोर टाइम, तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें ये बताया जाता है, हमें सेलेस्टियल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि लाखों करोड़ साल पहले जबकि अर्थ या फिर किसी का भी निर्माण नहीं हुआ था, तब वहाँ पे कुछ सेलेस्टियल थे जिन्हें हम प्राइम सेलेस्टियल भी बोल सकते हैं। उन लोगों ने सन को क्रिएट किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्लैनेट्स बने। उसके बाद मेरा कहने का मतलब यह है कि लाइफ की शुरुआत हुई। फिर हमें बताया जाता है कि डीप स्पेस से कुछ डेवियंस आए जो कि अर्थ पे आए और उन सभी लोगों को खा जाते थे जो दिमाग से सोचते थे। चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, मतलब वो सभी लोगों को खा जाते थे जो दिमाग से सोचते थे। उन सभी डेवियंस को रोकने के लिए एरिस्टियन सेलेस्टियल ने ओलंपिया नामक एक प्लेनेट से इटर्नल्स को अर्थ पे भेजा ताकि वो इंसानियत को बचा सके और वो उन सभी डेवियंस के साथ फाइट करे और उनको खत्म कर पाए। और होता भी कुछ ऐसे ही है, सेलेस्टियल और डेवियंस के बीच में इटर्नल्स और डेवियंस के बीच में फाइट होता है और जो इटर्नल्स होते हैं वो इंसान की मदद करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनके विकास में उनकी मदद भी करते हैं। फिर हमें यहाँ पे पहली सेलेस्टियल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है सर्सी। अब सर्सी की मैं आपको पावर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्सी किसी भी चीज़ को किसी भी मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है। फिर सर्सी यहाँ पे एक बच्चे को एक तलवार देती है, एक चाकू देती है जो कि एडवांस रहती है, मतलब मैजिकल रहती है। जैसे ही वो चाकू उस बच्चे को देती है, उस चाकू का कलर गोल्डन में बदल जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का टाइम बताया जाता है जो कि लंदन का होता है और वहाँ पे हमें वही चाकू दिखाया रहता है जो कि सर्सी ने उस बच्चे को दी रहती है। फिर हमें सर्सी को भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि किसी इंसान डेन नाम के कोई डेन नाम का इंसान था, उसके साथ वो रिलेशनशिप में रहती है और वो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में काम करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है, मगर जो सर्सी रहती है वो अपनी पावर का यूज़ करके उस अर्थक्वेक को अपने कंट्रोल में कर लेती है। तभी हमें पता चलता है कि डेन का आज बर्थडे है और सर्सी और डेन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही डेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं, फिर वहाँ पे हमें दूसरे इटर्नल्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है स्प्राइट। अब स्प्राइट की पावर ये होती है कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है, जैसे अपना लुक ही रहता है, मतलब किसी का भी इल्यूजन बना सकती है या फिर उसका रूप धारण कर सकती है। फिर वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक डेवियंस आ जाता है और वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। फिर स्प्राइट और सर्सी मिल के उस डेवियंस को फाइट करते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो डेवियन उनसे ज़्यादा पावरफुल था और वो उनके कंट्रोल में भी नहीं आ रहा था। और अभी वहाँ पे हमारे तीसरे इटर्नल्स की एंट्री होती है जिसका नाम होता है इकारिस। आप इसे एक तरीके से इटर्नल का सुपर हीरो भी बोल सकते हो। वो इकारिस आता है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस डेवियंस को अकेले वो मारने वाला रहता है कि वो डेवियंस वहाँ से भाग चले जाता है रहता है वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जब डेन ये सब देखता है तब वो बोलता है, मेरा कहने का मतलब ये बोलता है कि तुम लोग हो कौन और तुम लोग कहाँ से आओ। मतलब उसके मन में इतने सारे सवाल उठ जाते हैं। वो सरसी से पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन। तब सरसी बताती है कि हम इटर्नल्स हैं, हम हजारों साल पहले अर्थ पे आए थे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इन डेवियंस से। और वो सब अपना पूरा डिटेल उसको बताती है, अपनी राम कथा की क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं हुआ था। उसके बाद डेन पूछता है कि तुम लोग उस टाइम पे कहाँ थे जब थैनोस चाचा आया था और वो एवेंजर्स को घपाघप मारे जा रहा था। तब सरसी बोलती कि हमें मना किया गया था कि हम किसी भी इंसान के फाइट में मदद ना करें, हम केवल तभी फाइट करें जब डेवियंस अटैक करे अर्थ पे। और वो बताती है अपना एक पोल भी बता देती है डेन को कि मैं और जो इकारिस है हम 5,000 सालों से रिलेशनशिप में हैं।
फिर उसके बाद हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि जहाँ पे सर्सी, स्प्राइट और इकारिस आपस में बात करते हैं कि और बोलते हैं कि ये जो डेवियंस था ये पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल था और ये अपने आप को हील भी कर पा रहा था, और वो इस बार अर्थ पे इसलिए नहीं आया था ताकि वो इंसानों को मार सके, वो हमें मारने आया था। फिर वो तीनों मिलके प्लान बनाते हैं कि हम बाकी सारे इटर्नल्स को भी इकट्ठा करेंगे। हमें 5000 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे इटर्नल्स मिलके एक डेवियंस को ठिकाने कर रहे रहते हैं, उससे फाइट कर रहे रहते हैं। तभी अगले सीन में हमें एक और इटर्नल्स को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एजैक। अब एजैक की पावर ये होती कि ये किसी को भी हील कर सकती है। अब यहाँ पे एजैक बाकी सारे इटर्नल से बात कर रही रहती है और एजैक केवल अकेली ऐसी इटर्नल है जो कि सेलेस्टियल से भी बात कर सकती थी। फिर उसके अगले सीन में हमें सेलेस्टियल को दिखाया जाता है जहाँ पे सेलेस्टियल बाकी सारे इटर्नल्स को ये बताता है कि तुम लोग अर्थ से मत जुड़ जाना। फिर उसके अगले सीन में हमें फास्टो को दिखाया जाता है जो कि एक सेलेस्टियल इटर्नल्स है। फिर वहाँ पे वो एक मशीन बना रहा रहता है जो कि इंजन होता है, जो कि इंसानों के लिए मदद करने के लिए वो बना रहा रहता है। एक फास्टो को समझाती कि अभी ये सही टाइम नहीं आया कि हम इंजन इंसानों को दे। फिर अपना जो फास्टो होता है वो इंसानों को हल बना के दे देता है ताकि वो सब खेत कर सके। फिर उसके अगले सीन में हमें एक ऐसी जगह दिखाया जाता है जहाँ पे इंडियन स्टाइल में शादी की पार्टी की जो भी शादी का जैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है वैसा एक जगह दिखाया जाता है। वहाँ पे हमें एक इटर्नल से मिला जाता है जिसका नाम होता है थीना। अब थीना वहाँ पे हमें उदास दिखाई देती है। अब उसका उदासी का कारण यह था कि उसे फाइट करना था, ना कि उसे ये सब पार्टी उटी करनी थी। अब उसकी पावर यह है कि वो किसी भी कॉस्मिक एनर्जी से वो उसके पास कॉस्मिक एनर्जी थी और वो कॉस्मिक एनर्जी से किसी भी टाइप के वेपन को बना सकती थी। फिर वहाँ पे हमें एक और इटर्नल से मिलाया जाता है जिसका नाम होता है मकारी। अब मकारी की ये पावर है कि वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकती है बट वो सुन नहीं सकती। मेरा करने का मतलब यह है कि वो बहरी है। फिर हमें सर्सी और इकारिस की शादी भी दिखाई जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है जहाँ पे वापस हम प्रेजेंट के टाइम में आ जाते हैं। फिर वहाँ पे सारे इटर्नल्स जमा हो गए रहते हैं और वो अपनी हेड जो उनकी लीडर थी जिसका नाम था एजैक, वो उससे मिलने जाते हैं। फिर वहाँ पे जब वो उससे मिलने जाते हैं वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि जो हमारी एजैक रहती है वो मर गई है। फिर वहाँ पे जो सारे इटर्नल्स थे वो यही सोचते कि सब जो अपनी एजैक थी उसे भी डेवियंस ने ही मारा होगा। अब ये वही डेवियंस है जिसने सर्सी और स्प्राइट के ऊपर हमला किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। फिर वहाँ पे हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि जो हमारी एजैक थी उसके बॉडी से कुछ ऐसी रेडिएशन निकलती है जो कि हमारी सर्सी की बॉडी के अंदर जाती है। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो सर्सी थी उसको अब नया लीडर बना दिया जाता है इटर्नल्स का, और जो हमारी एजैक के अंदर जितनी भी पावर्स थी वो सर्सी के अंदर आ जाती है। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो सर्सी है वो नई लीडर बन जाती है इटर्नल की। फिर उसके अगले सीन में यह दिखाया जाता है जहाँ पे सर्सी एरिज्म से बात करती है। अब एरिज्म हमारा सेलेस्टियल है। फिर अगले सीन में हमें यह देखते हैं कि जहाँ पे हमारी स्प्राइट और अपना जो भी इजाइक होता है वो भाग भाग के आते हैं और वो सर्जी से मिलते हैं। फिर सर्जी वहाँ पे वो बताती है कि मुझे अगला लीडर चुना गया है अपना इटर्नल्स का, और वो बताती कि मेरी बात एरिज्म से हुई है। फिर वो दोनों पूछते हैं सर्सी से कि एरिज्म ने क्या कहा। तब सर्सी बोलती कि टाइम आ चुका है। फिर उसके अगले सीन में हमें 5021 एडी का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे टेनोटिटलन नाम की एक जगह पे दो देशों के बीच में आपस में फाइट हो रहा रहता है। तभी वहाँ पे हमारा ड्रैग उनकी माइंड को कंट्रोल करके उनके मैटर को सॉल्व कर रहा रहता है। तभी वहाँ पे हमारी थीना आ जाती है और वो ड्रैग को रोकती है कि हमें इंसानों की फाइट के बीच में नहीं आना है और हमें केवल डेवियन से फाइट करने के लिए कहा गया है। मगर तभी हमारी जो थीना रहती है जो कि ड्रैग को रोक रही रहती है वो अचानक से पगला जाती है, अपना पावर यूज करके कई सारे इटर्नल्स को घायल कर देती है। फिर अगले सीन में हमें थीना को बेहोश हुआ दिखाई देता है और वो एक जगह लेटी हुई रहती है जहाँ पे बाकी सारे इटर्नल्स बोल रहे रहते हैं इसको एक ऐसी बीमारी है जिसमें कई सारे ईयर का जो भी कई सारे सालों का एक दिमाग का मेमोरी अपने माइंड में रखी है जिसकी वजह से इसको भूलने की आदत आ गई है। ये कभी भी अपनी याददाश्त खो सकती है।
इस सीन में ये दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी एजेक थीना को बोलती है कि तुम्हें भूलने की आदत है, तुम अपना मेमोरी कभी भी भूल सकती हो, आई मीन याददाश्त कभी भी खो सकती हो, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हमें अपने स्पेस में जाके इसका इलाज करना चाहिए। मगर थीना इसे साफ इनकार कर देती है। वो बोलती कि मैं अपनी मेमोरीज खोना नहीं चाहती और ना मैं अपना इलाज करना चाहती हूँ। तभी हमें एजेक थीना को बोलती कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मगर ड्रैक बोलता है कि तुम थीना का नामो निशान मिटाना चाहती हो। और ड्रिक ये भी बोलता है कि हम अरसों से ये काम कर रहे हैं और हम कैसे इंसानों की मदद कर रहे हैं, हम सिर्फ केवल डेवियन से फाइट कर रहे हैं, ना कि हम इंसानों की मदद कर रहे हैं। मगर ड्रैक और बाकी सारे इटर्नल्स को इस प्लेनेट से लगाव हो गया रहता है, जो कि स्टार्टिंग में हमारे जो सेलेस्टियल रहते उन्होंने मना किया था कि हमें इस प्लेनेट से लगाव नहीं करना है। अगर हम इस प्लेनेट से लगाव करेंगे तो ये प्लेनेट भी बाकी सारे प्लेनेट जैसे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ये बात की भनक हमारी जो एजैक रहती है उसे पता चल जाती है। मगर जो हमारा इकैरिस रहता है वो ये बात को बताने की कोशिश करता है कि हमें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इकैरिज्म से, आई मीन सेलेस्टियल से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इस धरती से लगाव कर सकते हैं। मगर हमारी एजैक उसे रोक देती है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। फिर वहाँ पे हमें किंगो को मिलाया जाता है जो कि एक इटर्नल होता है और वो बॉलीवुड का एक फेमस सुपर हीरो बन गया रहता है, आई मीन एक्टर बन गया रहता है। और वहाँ पे किंगो का मैनेजर भी होता है जिसका नाम होता है करुण। तभी वहाँ पे हमारी बाकी सारे इटर्नल्स किंगो को बताते हैं कि एजैक नहीं रही, वो मर गई है। और यह खबर सुनने के बाद हमारा किंगो थोड़ा उदास हो जाता है और वो इमोशनल हो जाता है। अभी वहाँ पे जो हमारा इकैरिस होता है वो किंगो को बोलता है कि उसे हमारे जो डेवियंस है उसने मारा है और हमें बाकी सारे डेवियंस को मारना होगा। वो हर जगह तबाही मचा रहे रहते हैं और हमें उन्हें ख़त्म करना होगा पूरी तरीके से। और इकारिस किंगो को बोलता है कि तुम हमारे टीम में ज्वाइन हो जाओ और हम बाकी सारे जो भी डिवियंस हैं उन्हें मार देंगे। और किंगो भी मान जाता है और यहाँ पे हमारा जो किंगो का मैनेजर होता है करुण, वो भी उनके साथ चले जाता है। फिर वो लोग प्राइवेट प्लेन से एक जगह जाते हैं जहाँ पे का नाम होता है ऑस्ट्रेलिया। और वहाँ पे हमें एक और रिटर्नर से मिलाया जाता है जिसका नाम होता है गिलगमेश। अब वहाँ पे ये सब भी गिलगमेश को बताते हैं कि इजैक मर चुकी है और गिलगमेश भी सैड हो जाता है और वो उदास से बैठा हुआ रहता है। फिर हमें अगले सीन में थीना को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी हुई रहती है। तभी बाकी सारे इटर्नल उसके पास जाते हैं, मगर तभी हमारी थीना को वही बीमारी स्टार्ट हो जाती है, वो बाकी सब भूल जाती है और उनके ऊपर अटैक कर देती है। मगर तभी हमारी स्प्राइट उसको इल्यूजन बना के उसकी याददाश्त वापस ले आती है। उसके बाद बाकी सारे इटर्नल्स मिलके खाना खाते हैं। अब वहाँ पे इजैक की बात आ जाती है। फिर हमारी सर्सी इजैक का नाम सुनने पे वो दुख होकर वहाँ से चली जाती है और वो बाहर आके हमारी जो थीना रहती है वो एक ड्राइंग बनाई रही रहती है और उस ड्राइंग को देखती है। फिर और वो उस ड्राइंग को देखती है। उस ड्राइंग में एक मैप बना होता है जो कि सेंचुरी 6 का था, जहाँ पे हमारी सर्सी रहा करती थी। और वो सोचती कि वहाँ पे भी अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से वो प्लेनेट ख़त्म हो गया। और वो बोलती कि वही अर्थक्वेक इस टाइम अर्थ पे भी हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये प्लेनेट भी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे हमारी सर्सी एरिज्म से, आई मीन सेलेस्टियल से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी और वो उससे कॉन्टैक्ट भी कर लेती है। और सर्सी एरिज्म को बताती है कि अर्थ पे कुछ अजीब सी घटना हो रही है और बताती कि एजैक भी मर चुकी है। तभी एरिज्म बोलते हैं कि अब एबेरिज्म का टाइम आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि किसी प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने के बाद उस प्लेनेट की जो बची हुई एनर्जी रहती है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद एक सेलेस्टियल का जन्म होता है और एक सेलेस्टियल कई सारे प्लेनेट बनाता है। और तुम्हारे अर्थ में भी एक डीमेट आने वाला है जो कि एक सेलेस्टियल है, जो कि कुछ टाइम में बाहर आने वाला है। एग्जाम रहता है वो किसी को उसका मिशन वही खत्म करके बाकी सारे इटर्नल्स को और अर्थ को छोड़ के वहाँ से जाने के लिए करता है। तब सिस्की एरिज्म से कहती है कि ये उसका पहला मिशन है और इसके पहले वो ओलंपिया में रहती थी, जिसके रिप्लाई में एरिज्म बोलता है कि ये तुम्हारा पहला मिशन नहीं है और ना इसके पहले तुम ओलंपिया में रहती थी। तुम्हारा जन्म ला फोर्ज नामक एक प्लेनेट पे हुआ था। और वो सिस्की को उसका क्रिएशन दिखाता है और साथ ही साथ उसकी वो मेमोरीज भी दिखाता है जिसे वो स्टोर करके रखा था। आगे चल के एरिज्म सिस्की को ये भी बताता है जिस तरह मैंने तुम जैसे इटर्नल्स को बताया उसी तरह मैंने डेवियंस को बनाया था। मैंने डेवियंस को इसलिए बनाया था ताकि वो अर्थ के सारे जानवरों को मार कर उन्हें ख़त्म कर सके और अर्थ पे केवल वही लोग रह सके जो इंटेलिजेंट बीइंग हो। मगर वक्त के साथ ये डेवियंस ग्रो होते गए और वो ऐसे बन गए कि वो इंटेलिजेंट लोग को ही मारने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए और उन्हें रोकने के लिए मैंने तुम जैसे इटर्नल्स को बनाया।
बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे सरसी बाकी सारी इटर्नल्स के साथ बैठी हुई होती है और उनको वो सारी सच्चाई बता दी रहती है जो कि उसे एरिज्म ने बताया था। और उनके बाद वो बोलती है कि हमें एरिज्म के अगेंस्ट जाके अर्थ को बचाना होगा, जिसके रिप्लाई में अपना किंग और अपना जो स्प्राइट होती है वो बोलती है कि अगर हमने ऐसा किया तो अर्थ का जो भी मतलब बाकी सारे जो भी प्लैनेट बनने वाले रहेंगे वो सब रुक जाएगा, हम ये सब नहीं करते, उसके हम ये सब काम नहीं करेंगे। ये लोग उसके अगेन रहते हैं। मगर सरसी के काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो सब रेडी हो जाते हैं और लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग अमेजोन्स के जंगल में चले जाते हैं। अमेजोन के जंगल में वो लोग जाके डूरिक से मिलते हैं। अब डूरिक को सब बता देते कि हमारी जो एजेक थी वो अब नहीं रही और अर्थ भी ख़त्म होने वाला है। जिसके रिप्लाई में अपना डूरिक बोलता है कि मुझे 7,000 सालों से अर्थ पे भेजा गया है और मुझसे 7,000 सालों से झूठ बोला जा रहा है। मुझे खुद की मतलब पहचान भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। और वो पहले से बोलता आ रहा है कि एरिज्म हमें धोखा दे रहे हैं और ये बोल के वो गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके अगले सीन में हमें गिलगमेश और थीना को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के नीचे आपस में बात कर रहे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्प्राइट और किंगो आपस में बात कर रहे रहते हैं, जहाँ पे हमारी जो स्प्राइट रहती है वो किंगो से बोलते हैं कि हमें सेलेस्टियल ने क्यों बनाया, क्योंकि जो स्प्राइट रहती है वो अपने आप से धोखी रहती है। इसकी वजह से वो किंगो से पूछ रही थी कि हमें सेलेस्टियल ने क्यों बनाया। तो वहीं दूसरी तरफ इकैरिस और सरसी आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पे अचानक से डेवियंस उन पर हमला कर देते हैं। फिर सभी इटर्नल्स मिलके उन डेवियंस से फाइट करने लग जाते हैं। फिर वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे थीना अपनी याददाश्त खो जाती है, मगर गिलगमेश उसको मतलब रिक्वेस्ट करके कैसे भी उसकी याददाश्त वापस ला देता है और उसे एक पेड़ के नीचे रुकने के लिए कहता है। फिर गिलगमेश अकेले ही डेवियन से फाइट करने चले जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें सरसी को दिखाया जाता है जो कि सरसी से डेवियन से फाइट करते करते वो पानी में गिर जाती है, लेकिन वो अपनी पावर का यूज़ करके उस डेवियंस को एक पेड़ में बना देती है। तो वही हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे गिलगमेश अकेले ही डेवियन से फाइट कर रहा रहता है, लेकिन कई सारे डेवियन से मिल के उसको मार देते, लगभग उसे घायल ही कर देते हैं। वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तभी वहाँ पे डेवियंस का किंग आता है जो कि थीना से बोलता है कि जो तुम्हारे एरिज्म है वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं। वो एक सेलेस्टियल को बनाने के लिए कई सारे लोगों की जान ले रहे हैं और वो थीना को मारने ही वाला रहता है कि तभी वहाँ पे अपना एरिक आके अपनी थीना को बचा लेता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे गिलगमेश का थीना उसका अंतिम संस्कार करती है और उसकी राख को वो पानी में बहा देती है, जैसा हमारे इंडिया रीति रिवाज में करा जाता है। फिर उसके बाद हमें वापस से एक बार फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे 1945 में हिरोशिमा नामक एक जगह रहती है जहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल से उस शहर को पूरी तरीके से तबाह कर रहे रहते हैं। तभी हमें फास्टो को दिखाया जाता है जो कि रो रहा रहता है और इस न्यूक्लियर मिसाइल को वो अपना दोषी मानता है, क्योंकि वही न्यूक्लियर मिसाइल वो इंसानों को दिया था ताकि वो अपनी सेफ्टी के लिए इसे यूज़ करे, मगर इंसान इसे मतलब दूसरे देश को तबाह करने के लिए यूज कर रहे थे। अजय को दिखाया जाता है जो कि फास्टो को दिलासा दे रहे थे कि ये उसकी कोई गलती नहीं, इसके अंदर ये सब इंसानों की गलती है, इंसान आपस में लड़ रहे हैं और वो खत्म हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमें वापस प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। सरसी और इकारी अपने फास्टो के घर के बाहर खड़े रहते हैं और उसे सारी घटना बताते हैं और उसे ये भी बोलते हैं कि अर्थ खत्म होने वाला है। उसे वो अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए बोलते हैं, मगर फास्टो थोड़ी हिचकिचाता है और वो मना करता है, लेकिन उनके रिक्वेस्ट के बाद वो उनकी टीम में ज्वाइन हो जाता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि सारे इटर्नल्स अपने वापस शिप में चले जाते हैं ताकि वो अर्थ को बचा सके। जब वो लोग शिप में रहते तब अपना फास्टो सारे गर्ल्स को कहता है कि जिस तरह डेवियंस हमारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, अगर हम ठीक उसी तरह एक ऐसी मशीन बना लूँ जिससे हम सारी एनर्जी को आपस में बांट लें या फिर एक दूसरे की एनर्जी को आपस में जमा कर लें, जिससे हमारी एक पावरफुल यूनिमाइट बन जाएगी जिससे हम अर्थ को बचा सकते हैं। मैं इसका जो भी बनाने का तरीका है मैं उसे ढूंढ लूँगा। जिसके रिप्लाई में किंगो और स्प्राइट कहते कि अगर हमने सेलेस्टियल को हार्म पहुंचाया या फिर हमने अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से या फिर उनके बीच में जो भी उंगली की तो लाइफ का जो भी क्रिएशन रहेगा वो रुक जाएगा और हमें ये सब नहीं करना चाहिए। जिसके रिप्लाई में इकारी बोलता है कि एजैक ने सरसी को अगला लीडर चुना है, अब जैसा वो बोल देगी वैसा ही होगा। इतना करने के बाद अपना जो
इकैरिस होता है वो शिप से बाहर निकल जाता है और वो अकेले में बैठ के कुछ सोचने लगता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखता है जहाँ पे हमारा इकैरिस अपनी एजैक के पास जाता है और उसे पूछता है कि अर्थ को ख़त्म होने में कितना समय बचा है, जहाँ पे एजैक बोलती है केवल 7 दिन। उसके बाद वो एजैक इकैरिस से बोलती है कि मैं जब अर्थ पे आई तब मुझे पता चला कि हमारे जो इंसान है वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं और कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट और उनके आपस में कितने ज़्यादा प्यार है। क्योंकि जब थैनोस 5 साल पहले आया था, जब उसने स्नैप करके आधी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था, तब अमेजोन्स रुक गया। मगर एवेंजर्स आए और उन्होंने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जिससे अमेजोन्स वापस शुरू हो गया। जिसके रिप्लाई में इकैरिस बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वो उसे एक जगह लेके जाता है। उसके बाद वो उसे पीछे से धक्का दे देता है, जहाँ पे हमें यह पता चलता है कि वो उसे डेवियंस के पास धक्का दे देता है। फिर सारे डेवियंस मिलके अपनी जो इजैक होती है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहाँ पे हमें इजैक मरी हुई दिखती है। फिर उसके बाद हमें वापस प्रेजेंट में वापस दिखाया जाता है और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जो इजैक रहती है उसे डेवियंस से नहीं मारा था, बल्कि हमारा जो इकैरिस रहता है उसने उसे धोखे से मरवाया था। फिर इसके बाद हमें वापस प्रेजेंट में दिखाया जाता है। फिर आगे सरसी को पता चल जाता है कि अमेजोन स्टार्ट हो चुका है और ये बात वो बाकी सारे इटर्नल्स को बता देती है। जिसके बाद फास्टो मकारी को अमेजोन्स की लोकेशन देखने का आने को बोलता है। मकारी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वो लोकेशन देख के वापस भी आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे हमारा इकैरिस आता है और वो सब इस अमेजोन्स को रोकने को मना करता है। बोलता है कि हम अमेजोन्स को होने देंगे, हम उसे रोकेंगे नहीं। और वो ये भी बता देता है कि उसने ही इजैक को मारा है और वो बोलता है कि अर्थ भी ख़त्म हो जाएगा जैसे बाकी सारे प्लेनेट ख़त्म हुए थे। वो फास्टो के एक्सपेरिमेंट को भी तोड़ देता है और ये भी बोलता है कि अगर किसी ने अमेजोन्स को रोकने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर स्प्राइट भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें फास्टो को दिखाया जाता है के बॉडी से स्पेयर निकाल के उसे मॉडिफाई करके यूटीमाइट बना सकता है, जिससे हम अमेजोन्स को रोक सकते हैं। और फास्टो उसे मॉडिफाई करके उसे बना देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी थीना और सरसी अपने कॉस्ट्यूम पहन के रेडी हो जाती फाइट करने के लिए। फिर उसके अगले सीन में हमें इकैरिस को दिखाया जाता है, स्प्राइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे स्प्राइट इकैरिस से कहती है कि मुझे इस दुनिया में कोई पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारा साइड लिया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे इकैरिस शिप पे वापस आ जाता है और वहाँ पे इकैरिस और थीना के बीच में फाइट होने लगती है। फिर उसके अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी सिरसी, फास्टो और डुरिक वो अमेजोन्स की लोकेशन पे पहुंचकर उन सभी कनेक्शन को आपस में जोड़ के वो अमेजोन्स को रोकने की कोशिश कर रहे रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे हमारा इकैरिस आ जाता है और आने के बाद वहाँ पे वो सब कुछ रोक देता है और सब कुछ तबाह कर देता है और वो बाकी सारे लोगों के ऊपर हमला कर देता है और उन सभी को घायल कर देता है। और वो सिरसी को लगभग मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे अपना फास्टो और थीना आके उसे रोक लेते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे डेवियंस आ जाता है और वो इकैरिस को मारने लगता है और वो इकैरिस को इसलिए मारने लगता है ताकि वो उसकी बॉडी से उसकी कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले और ज़्यादा पावरफुल हो जाए। और इकैरिस वैसे डेवियंस की फाइट हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो डेवियंस रहता है वो इकैरिस को ज़मीन में गाड़ देता है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें थीना और डेवियंस की फाइट दिखाई जाती है। मगर वहीं तीसरी तरफ हमें जो स्प्राइट रहती है जो कि इजैक का मतलब इल्यूजन बनाकर वो अपनी सरसी के पास आती है और उसके पीछे से आके उसके चाकू घोंप देती है। लेकिन जैसी वो चाकू घोंपने वाले रहती है तभी हमारा पीछे से ड्रूक आ जाता है और वो स्प्राइट को मार देता है। फिर वहीं उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे थीना को वो जो डेवियंस रहता है वो गिलगमेश की आवाज़ निकाल के थीना का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन थीना उसे भी मार देती है। वहीं तीसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है जो हमारा इकैरिस रहता है उस डेवियंस के जाल से छूट के वो सीधा सरसी के पास चले जाता है। अब सरसी वहाँ पे पहुँच गई रहती है जहाँ पे अमेजोन्स की लोकेशन रहती है। वो वहाँ पे बर्फ़ जमाना स्टार्ट कर देती है ताकि कोई भी सेलेस्टियल बाहर ना आ सके और वो इकैरिस वहाँ पे भी आ जाता है। वो सरसी को रोकने ही वाला रहता है कि तभी उसे कुछ याद आता है। वो याद करता है कि जहाँ पे वो सरसी जहाँ पे वो दोनों साथ में काम करते थे उसको वो सब बात याद आने लगती है। तो वहीं हमें चौथी तरफ दिखाया जाता है जो हमारा फास्टो रहता है वो अपनी मशीन का यूज़ करके सरसी को बाकी सारे इटर्नल्स की पावर को इकट्ठा करके वो सरसी को दे देता है,
जिसके बाद जो एमा जोन्स रहता है वो रुक जाता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो इकेरिस रहता है वो अपने आप पे मतलब जो कुछ किया था उसके ऊपर उसे पछतावा आता है और वो सन की तरफ तेजी से उड़ने लगता है और वो सन में जल के मर जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो हमारी सरसी रहती है वो स्प्राइट को बोलती है कि मैं तुम्हारी बॉडी को इंसान के जैसा बना दूंगी। और वो बोलती है स्प्राइट को क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है, जिस पे स्प्राइट बोलती है हाँ मंजूर है। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी इटर्नल फास्टो के घर पे रहते हैं, बाकी सारे इटर्नल अपने शिप में बैठ के वापस चले जाते हैं। फिर उसके अगले सीन में हमें सर्सी को दिखाया जाता है और स्प्राइट को दिखाया जाता है जहाँ पे स्प्राइट स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही रहती है। फिर उसके अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है जहाँ पे सर्सी डेन के साथ घूम रही रहती है। फिर हमें आसमान में बिजली चमकते हुए दिखाई देती है, तभी वहाँ पे एरिज्म आता है और वो बाकी सारे इटर्नल्स को अपने हाथ में इकट्ठा करके उठा लेता है और बोलता है कि तुमने सेलेस्टियल को आने से जो रोका है तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और तभी पिक्चर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों देखो और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है और यही थी इटर्नल्स की पूरी मूवी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की होगी। अगर आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी तो मैं भी यारो दीपावली का टाइम में आसपास में बम बिम फूट रहे और मेन बात यारो मैं बहुत जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि ये मूवी अभी कल ही हाल ही में रिलीज़ हुई है, तो इसलिए मैं भी यारो अगर कुछ प्रॉब्लम आया होगा तो उसे इग्नोर करना। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर कर देना। सो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।